नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख की। हाँ जी, तो जिस लद्दाख को मैं और आप एक यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, उसका एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे रूफ ऑफ द अर्थ है, रूफ ऑफ द कंट्री है, सबसे ऊपर सिचुएटेड है। अगर आप मैप पे देखें तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसका वेस्टर्न जो पार्ट है वो कवर किया गया है पाकिस्तान के थ्रू। उसका सम पार्ट फ्रॉम गिलगिट बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर थ्रू द बाइफर्केशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर आप ईस्ट में देखें तो ऊपर का कुछ पोर्शन है एक साइचिन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना, दैट इज़ थ्रू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर बहुत होती हैं। क्यों होती हैं, इसको समझने के लिए इसका छोटा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, टू नेशन थ्योरी जो थी वो इम्प्लीमेंट होने जा रही थी, तब उस वक्त जो यहाँ का प्रशासन था वो कुछ इस तरह से चलता था कि जो भी राज्य होते थे या तो वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते थे या फिर वो वहीं के लोकल रूलर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते थे, इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ क्राउन। तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो इन प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि 552 थे नंबर्स में, 552 प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो वो इंडिया के साथ आएँ या वो पाकिस्तान के साथ जाएं या वो इंडिपेंडेंट रहें। तो 549 प्रिंसली स्टेट्स ने अपना डिसीजन लिया, लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हालांकि ये तीनों भी बाद में आके इंडिया का ही एक पार्ट बन गए, इंडियन यूनियन रिपब्लिक का ही एक पार्ट बन गए। तो हैदराबाद बाय पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय रेफरेंडम जब हम लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, राइट। और व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब 1947 अगस्त में हमको इंडिपेंडेंस मिली, आगे बढ़ते ही अक्टूबर 20 1947 में राजा हरी सिंह, जो उस वक्त कश्मीर के लोकल रूलर थे, वहाँ के प्रिंस थे, उनके वहाँ के राजा थे, तो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर फौज ने आक्रमण बोल दिया और ये आक्रमण पूरी तरीके से पाकिस्तान द्वारा बैक था। तब हरी सिंह इंडिया के पास आए और उन्होंने बोला कि वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि उनकी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो उस वक्त एक समझौता हुआ थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये बात हुई कि इंडिया विल टेक केयर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस ऑफ कश्मीर, वेरिन उन लोगों को ये पूरी फ्रीडम होगी, कश्मीर के जो राजा हैं उनको ये फ्रीडम होगी, वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से चलाएं। तो इंडिया जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करेगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लेके आएगा, तो ये कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे डिपेंड करेगा कि वो उनको लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन पूरी एंड पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। यही कारण था कि 1952 में आर्टिकल 370 को इंक्लूड करके उनको उनकी ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन ये केवल और केवल एक टेम्परेरी प्रोविजन था। आर्टिकल 370 केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 से लेकर ये हरकतें चलती जा रही थी, आक्रमण होते जा रहे थे, डिस्टर्बेंस होते रहते थे। तो 1948 में ये मुद्दा पहुंचा यूएन काउंसिल के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास, और यूनाइटेड नेशंस ने 1 जनवरी 1949 में सीज़ फायर अग्रीमेंट को लागू किया। सीज़ फायर का मतलब था जो जहां है वहीं रुक जाए। तो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे जहां पर झगड़े चल रहे थे, तो जहां तक इंडियन आर्मी थी वो वहीं रुक गई, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी थी वो वहीं रुक गई, और वहीं पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई। वही वो पोर्शन है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट। तो ये हमारा ही पार्ट था, लेकिन थ्रू दी एक्ट ऑफ सीज फायर जो जहाँ था वहीं रुक गया और पाकिस्तान की आर्मी वहीं थी, इसीलिए उस एरिया को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और हम इसको बाइफरकेट करते हैं थ्रू लाइन ऑफ
कंट्रोल, राइट, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अब बात करें हम सियाचिन की, तो एक्साइचिन, सियाचिन एक ग्लेशियर है और उसका कुछ पार्ट है एक्साइचिन, राइट, जो कि चाइना, क्योंकि चाइना समझता है कि ये तिब्बत का एक पार्ट है, राइट, तो चाइना इसको एक्सेस करता है और चाइना इस पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है। और चाइना और हमारे बीच में जो एक लाइन है वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आप देखें लद्दाख का जो रीजन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, बहुत पेचीदा है, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए ये बिल्कुल शीर्ष पर है और दो बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ कम्युनिकेट करता है और दो बड़े नेशंस के साथ हमारी सिक्योरिटी, सेफ्टी हमेशा स्टेक पे रहती है, राइट। तो एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब ये समझना ज़रूरी होगा कि क्यों एक ऐसा यूनियन टेरिटरी विच इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, नेचुरल ब्यूटी, टाइमलेस ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी और इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उसको उस लेवल पे एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक चैलेंजिंग एरिया है, ये एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जो दो इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ दो एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल को शेयर कर रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो मिलिट्री डोमिनेटेड एरिया है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस वजह से यहाँ पर लोगों से ज़्यादा आर्मी रहती है, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब ये वही प्रदेश है, ये वही यूनियन टेरिटरी है जो अपने एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द रूफ ऑफ द कंट्री, इट इज़ रूफ ऑफ द अर्थ टू, राइट। तो ये हाईएस्ट लेवल पे सेटल होने के कारण इंडिया का द ओनली प्लेस वेयर यू विल गेट द हाईएस्ट सेटलमेंट इन इंडिया, राइट। क्योंकि आप इसकी ऊंचाई देखें, सी लेवल से आप इसकी ऊंचाई देखें तो यहाँ पर, यहाँ के प्लेन्स हों, यहाँ का माउंटेन हो, यहाँ की वैलीज़ हों, सब कुछ हाईएस्ट पे है। तो ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ये एक ऐसी जगह है जो इनक्रेडिबल इंडिया को बहुत सारे सुपरलेटिव्स के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करती है। तो आइए उसकी बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लद्दाख को इनक्रेडिबल बनाती हैं और किस तरह से इनक्रेडिबल इंडिया को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली बात करें पानी की, तो पानी का मेन सोर्स है सिंधु, और सिंधु की अपनी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो उसको बहुत अच्छा थ्रू आउट द ईयर प्रोवाइड्स वाटर। सो इन दिस river is the main source of water. Himalaya is right there, so you know many concept. वो एक अलग चैप्टर है, उस पर अलग से बात करेंगे कि कैसे गंगोत्री एंड ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, तो लद्दाख के पास अपने 5 एयरपोर्ट हैं। रेलवेज़ की बात करें तो जम्मू तवी स्टेशन, यू मस्ट नो, और बहुत सारे कनेक्टिविटी के लिए, ऐसा मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और हमारी आर्मी हमेशा पहुंच पाए, तो इसके लिए बहुत स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट we did talk about airport, we did talk about the railway network. If you talk about the highways, तो highest मोटर जो ट्रैक है वो आपको लद्दाख में ही मिलेगा। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, लद्दाख पे शूटिंग होती है उसकी, तो हाईएस्ट होने के कारण यहाँ पर दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू विल फाइंड द लॉन्गेस्ट हाईवेज इवन ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, right? If you talk about the natural beauty, if you talk about the biodiversity, तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ आपको 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती हैं, 4 देश के बड़े नेशनल पार्क मिलते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर आपको 225 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ मिलती हैं। मतलब अगर आप बर्ड्स के शौकीन हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को देखने के शौकीन हैं, लद्दाख वुड बी अ गुड प्लेस फॉर यू, राइट। तो लद्दाख अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपने माउंटेन्स, हिमालय रेंज और बहुत ऐसी चीज़ें, इट्स अ प्लेस विच इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ सरप्राइजेज, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रेजेंट डे लद्दाख है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लेह, राइट। तो आपको डाइवर्सिटी एक अपनी ही यूनियन टेरिटरी में इस लेवल पे मिलेगी दैट यू वुड बी सरप्राइज। चाहे वो पश्मीना शॉल हो, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो हाउस बोट हो, चाहे वो हम डियर हो। येस, अगेन द बैक्टीरियन कैमल यू विल फाइंड हियर। बैक्टीरियन कैमल आर द कैमल्स जिनके पास पीठ पे 2 हम्प होते हैं, वो केवल और केवल आपको लद्दाख में ही मिलेंगे। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर रहता है, बहुत ड्राई एरिया है,
और यही वो रीज़न है कि आपको कई बार लगता है कि अपने हाथों से आप क्लाउड्स छू लेंगे। ये वही जगह है जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है स्टार गेजिंग के लिए। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो लेबोरेटरी है एट हेनल, इट इज़ राइट देयर ओनली, राइट। तो बहुत सारे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारे नेशनल पार्क। अब आप इनकी कस्टम और ट्रेडिशन की बात करें अगर, तो ये एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये हर महीने में 2 त्यौहार मनाते हैं। 9 लैंग्वेजेस हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यहाँ पर 2 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग है और बहुत एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल, राइट। और अगर आप बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको मिनी तिब्बत भी कहते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत इट रिजेंबल्स अ लॉट विद, और उनको फॉलो करते हैं। और कैलेंडर की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह से मैं और आप एक कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये तिब्बतन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब तिब्बतन कैलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं जो लद्दाख में फॉलो होता है। इसके हिसाब से इनके पास 12 महीने होते हैं 30 दिन के, और वो 12 महीने 30 दिन के 2 साल तक होते हैं। तीसरे साल में, क्योंकि हमारे पास 30-31 ऐसे दिन होते हैं और एक फिर 28 या 29, तो ये एडिशनल डेज कहाँ जाएंगे? उस एडिशनल डेज के लिए इनके पास एक अलग अरेंजमेंट है। 2 साल तक इनके पास 12 महीने होंगे 30-30 दिन के। तीसरे साल में इनके पास 13 महीने होंगे, लेकिन ये 13वां महीना नहीं होता। 13वें महीने के दिन ये 12 महीनों के बीच बीच में इंसर्ट कर देते हैं और उनको बना देते हैं वो ऑस्पिशियस डे टू सेलिब्रेट, राइट। इसके अलावा अगर आप वीक्स की बात करें, तो हमारे पास इनके पास महीनों के नाम भी नहीं है, केवल नंबर हैं। 12 नंबर हैं। जैसे हमारे पास जनवरी फरवरी होता है, दे डोंट फॉलो दैट। तिब्बतन कैलेंडर की बात कर रही हूँ, विच इज़ बीइंग फॉलोड इन लद्दाख, राइट। अगर आप वीक्स की बात करें तो वीक्स के नेम भी इनके सोमवार मंगलवार जैसे हमारे होते हैं वैसे नहीं होते। ये 2 सूर्य और चंद्रमा प्लस 5 विजिबल प्लैनेट के नाम पर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे फॉलो देयर कैलेंडर, दे फॉलो द तिब्बतन कैलेंडर, राइट। अब अगर इनकी सुपरलेटिव्स की बात करें तो बनियाल टनल जो 7 माइल्स लंबा है वो आपको यही मिलेगा, राइट। एक बेली ब्रिज है, राइट। वो ब्रिज सुरू नदी और द्रास नदी को कवर करता है। द्रास is a place in Ladakh which is like known for the coldest habitat in not only in India but the second one in the world. पेंगोंग झील के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट लेक इन द वर्ल्ड, राइट। एक ऐसी लेक है जो ब्लू लेक के नाम से भी जानी जाती है। सॉल्ट लेक है क्योंकि इसके पानी को कहीं और जाने की जगह नहीं मिलती, तो उसके सॉल्ट्स वहीं सेटल हो जाते हैं। दैट इज़ हाउ इट बिकम्स सॉल्टी इन नेचर, राइट। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में एक तरीके की चाय पी जाती है, इसे शाही चाय कहते हैं या गुलाबी चाय कहते हैं। दिखने में गुलाबी होती है और टेस्ट में सॉल्टी होती है। तो आप अगर कस्टम की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, बहुत इनक्रेडिबल है। लद्दाख इज़ अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, टाइमलेस सीनिक ब्यूटी, और बहुत 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 अपॉर्चुनिटी हैं। आपने इसको अमरनाथ के बारे में सुना होगा, वैष्णो देवी के बारे में सुना होगा। बहुत सारे रिलीजियस प्लेस हैं जो मान्यता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी भरी पड़ी है। आप वाइल्ड लाइफ की बात करें, आप डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, नेशनल पार्क्स की बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करें। खुद लद्दाख में 4 बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं जो वहाँ एम्पावरमेंट के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो लद्दाख में नन्स को भी कुनफू जैसी कौशल के साथ विकसित किया जाता है। तो यू सी द टाइप ऑफ cultural heritage, historical background they carry, and the type of growth mindset they have, right? So it's a place full of opportunities, full of tourism point of view. लेकिन क्योंकि एक strategic location है, conflicts हैं और disputed area है, तो शायद उस level पे explore नहीं हो पाता जिस पे हम कर सकते हैं। But at the end of the day, it is a place most dominated by the military, just for the sake of security and safety of the country. I hope this is it for Ladakh. तो लद्दाख जो आज का यूनियन टेरिटरी है is a mixture of कश्मीर, लेह एंड जम्मू। तो आप जिस जिस चीज़ के लिए कश्मीर को जानते थे वो सारी चीज़ें अब लद्दाख में कन्वर्ट हो जाती हैं। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, जितना अंटार्कटिका ठंडा है
उतना ही ठंडा लद्दाख है। हाईएस्ट लोकेशन है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसको सुपरलेटिव फॉर्म्स में कंट्रीब्यूट करती है। अ प्लेस विच इज़ कम्प्लीटली नोन फॉर इट्स प्योरिटी, नेचुरल ब्यूटी, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम एंड देयर रिच हेरिटेज। यहीं पर आपको 17वीं शताब्दी का एक लेह पैलेस मिलेगा, जो अपने ऑर्नामेंट, आप जाएंगे अगर वहाँ पर तो आपको पुराने ज़माने के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और उस टाइम में प्रसिद्ध चीज़ें आप आज भी वहाँ पा सकते हैं। सो इट्स अ प्लेस full of surprises. Go visit if you wish. And this is it for Ladakh for today. I hope this will help and enrich your knowledge about Ladakh, the historical background it had, and how it is going to impact in the present time scenario, and how this is going to contribute to the incredible India. Thank you for this. अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और उनको शेयर करें, और तब तक एंजॉय करें लर्निंग को। खुश रहें, आबाद रहें, स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।